1878 शाम के 6:30 बज रहे थे और प्रिंसेस एलिस जहाज सियरने से वापस लंदन की तरफ लौट रही थी। बेसिकली प्रिंसेस एलिस एक इम्प्रेसिव एवरेज साइज जहाज थी, 220 फीट लंबी और 432 टन की, यानी टाइटैनिक से 4 गुना छोटी। और वजन की बात करें तो टाइटैनिक से 25 गुना कम। और ये जहाज चल रही थी लंदन की फेमस थेम्स नदी में। सफर सिर्फ 5 घंटे की थी और ये एक्सपेक्टेड थे कि रात 11 बजे तक ये जहाज वापस लंदन पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाती। और बात करें प्रिंसेस एलिस के फैसिलिटीज की तो यहाँ 950 लोगों को बैठने की कैपेसिटी थी और ये जहाज मून लाइट ट्रिप पर चल रही थी। यानी ये जहाज एक छोटी क्रूज शिप जैसी थी जहाँ लोग रात में ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते थे और रात के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए लोग रिलैक्स होकर ट्रैवल कर सकते थे। पैसेंजर्स के रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ मल्टीपल फैसिलिटीज थी, बार्स थी, म्यूजिक सिस्टम थी और यहाँ तक कि सलून्स भी थी। अब तक करीब 7:20 हो चुकी थी और सूरज डूबने से नदी में अंधेरा भी हो चुकी थी और ये जहाज थेम्स के ट्रिप कॉक पॉइंट तक पहुंचती है। और इसी जहाज में यहाँ एक हैरी नाम का लड़का भी था और वो प्रिंसेस एलिस को नदी में थोड़ा बेंड होते हुए देखता है। और जैसे ही ये जहाज थोड़ा आगे बढ़ती है तो हैरी एक दूरी पर सामने एक दूसरे बड़े जहाज को देखता है। इसके लिए ये टेंशन की बात थी, तो वो एक क्रू से पूछता है कि क्या वो जहाज हमसे टकरा सकती है, लेकिन क्रू इसे साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वो साइड से गुजर जाएगी। हैरी ने जिस जहाज को देखा था वो थी बाइबल कासल, जो कि एक स्टीम कार्गो शिप थी और इसे ओशियन में चलने के लिए बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली ये प्रिंसेस एलिस से कई गुना बड़ी थी और हेवी वेट को कैरी भी कर सकती थी। इसे कमांड की जा रही थी कैप्टन थॉमस हैरिसन के थ्रू और इन्हें थेम्स नदी के बिजी रिवर के अंधेरे माहौल में चलाने की एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं थी। और इस जहाज के आगे एक बो सेक्शन थी, फोर कासल, जिसके कारण जहाज के सामने देखना काफी मुश्किल थी। तो इसलिए यहाँ हमेशा एक क्रू को रखी जाती थी आगे देखने के लिए। और जिस तरह से बाइबल कासल आगे बढ़ रही थी तो थॉमस को भी प्रिंसेस एलिस की एक ग्लिम्स दिखती है और इसे भी लग रही थी कि वो दोनों आपस में साइड से गुजर जाएंगे। लगभग 7:40 के बीच में प्रिंसेस एलिस के कैप्टन विलियम अचानक से अपने जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ देते हैं और यही मोड़ टकराने की सबसे बड़ी वजह बनती है। और ये मोड़ उन्होंने क्या सोचकर लिया था, इसके आंसर्स अभी तक हमारे पास नहीं है। और इसे होती यह है कि कैप्टन जहाज को एग्जैक्टली बाइबल कासल के सामने ले आती है और इसके कुछ ही मोमेंट बाद जहाज पे सभी पैसेंजर्स कैप्टन को पैनिक में चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। और जब वो सभी पैसेंजर्स मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ी ऊंची जाइगेंटिक जहाज इसके सामने अंधेरे से निकलते हुए दिखती है और वो जहाज प्रिंसेस एलिस से आकर टकराती है। बाइबल कासल के पायलट इमीडिएटली जहाज को फुल रिवर्स में करते हैं और उसी समय प्रिंसेस एलिस भी रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो चुके थे। बाइबल कासल ने प्रिंसेस एलिस को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में काट दिया था और इस मोमेंट तक जहाज में क्योस मच चुकी थी। और जब तक बाइबल कासल रिवर्स हो पाती है तब तक प्रिंसेस एलिस पर बाढ़ आ चुकी थी। जहाज पर सभी लोग पैनिक में थे, औरतें बच्चे चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। इवन एक बार मैंने कैप्टन से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वी आर सिंकिंग फास्ट, डू योर बेस्ट। ये उनके आखिरी शब्द थे और फिर वो नीचे गिरकर डूब गए। और देखते ही देखते पूरी जहाज सिर्फ 4 मिनट के अंदर डूब चुकी थी, जबकि टाइटैनिक में रफली 2000 लोग थे और उसे डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। जहाज से सिर्फ 170 लोग ही बच पाते हैं और बाकी के तकरीबन 750 लोग उसी थेम्स नदी में हमेशा के लिए दफन हो गए थे, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन आपको पता है ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। डरावनी शायद गलत शब्द हो सकती है, डिस्गस्टिंग। यस, डिस्गस्टिंग शब्द यहाँ पर परफेक्ट सूट करेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिंकिंग ऑफ प्रिंसेस एलिस, और उससे भी बुरा। लेकिन स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले लंदन की इन फेमस थेम्स नदी और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे स्टोरी और ज्यादा क्लियर होगी और हमें मजा भी आएगी। लंदन में 1880s के दौरान बहुत गर्मियां थी और वहाँ की सबसे बड़ी नदी थेम्स बेसिकली एक ओपन सीवर बन चुकी थी। सारे ह्यूमन वेस्ट वहीं फ्लश हो रहे थे। हालांकि लंदन में ऑलरेडी सीवेज सिस्टम थी जो घरों से डिफरेंट चैनल के थ्रू दूसरे रिवर में बहाए जा रहे थे, लेकिन आखिर में मोस्टली सभी को थेम्स में ही बहाए जा रहे थे। और लंदन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी पीक पर थी, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली गटर के थ्रू थेम्स में ही बहाए जा रहे थे। और अब तक थेम्स नदी धीरे धीरे खुद में ही एक गटर बन चुकी थी। हालांकि इस गंदगी से छुटकारा पाने के लिए कई तरकीबें लगाई जाती है, लेकिन आखिर में सभी प्लान्स फेल रहती है और फिर वो सभी वेस्ट नदी से जमा होकर किनारे पर आ जाया करते थे। और गर्मियों में इसकी महक बहुत ही डिस्गस्टिंग थी, जिसे मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट उस समय के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट माइकल फैराडे एक कोट में लिखते हैं, The feculence rolled up in the clouds so dense that they were visible at the surface। और ये जर्म थ्योरी से पहले की भी बात है। बेसिकली जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता था कि डिजीजेस जनरली माइज्मा और फाउल की वजह से स्प्रेड होती है, एंड आई थिंक विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उस समय शहर में भी कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी, तो सभी को लगती भी थी कि ये सब बीमारियां यहीं के वेस्ट प्रॉब्लम से हो रही है। और फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट इसकी अर्जेंसी को रियलाइज करते हुए इसके लिए एक प्लान बनाती है। तो प्लान ये थी कि वेस्ट को डाइवर्ट करके सेंट्रल और वेस्ट लंदन, जहाँ बेसिकली रॉयल फैमिली और नोबेल लोग रहते थे, वहाँ से दूर कर दी जाएगी।
लंदन में विंड वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती थी, तो इंजीनियर वेस्ट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट को ईस्ट डायरेक्शन में पंप करते हैं, जिससे वेस्ट सिटी के एंड में चले जाए और इसमें लिमिट हो जाए। सो इसके लिए थेम्स नदी के जगह जगह पर पंपिंग स्टेशन बनाई जाती है, जिसमें एक विजुअली अट्रैक्टिव पंपिंग स्टेशन बनती है, क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन। इसके अंदर बड़े बड़े जाइगेंटिक पंप लगे थे जो वेस्ट को सीवर से एक मैसिव रिजर्वर में मूव करती थी, और जब टाइड की शुरुआत होती थी तो वेस्ट को थेम्स में रिलीज कर दी जाती थी और वेस्ट रिवर से बहकर नॉर्थ सी में चली जाती थी। और इस सिस्टम को डिजाइन किया था जोसेफ बाज़ाइलगेट ने, इस महापुरुष ने। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह थी कि ज्यादातर टाइम में वेस्ट रिलीज करने के बाद भी वो थेम्स में ही रह जाती थी। 3 सितंबर साल 1878, उसी दिन जिस दिन वो एक्सीडेंट होने वाली थी, उसी दिन क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन 75 मिलियन गैलन्स ऑफ अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट को थेम्स नदी में रिलीज करती है। उसी दिन विलियम अलेक्जेंडर एक स्टीवर्ड के तौर पर प्रिंसेस एलिस पर काम कर रहा था, और इस जहाज को बनाई गई थी क्वीन विक्टोरिया के सेकंड डॉटर के ऑनर में, जो कि कोइंसिडेंटली इसके डूबने के बाद उसकी भी कुछ महीने बाद मौत हो जाती है। खैर, विलियम का काम पैसेंजर्स को ध्यान देना था और मेनली केटरिंग के काम को मैनेज करना था। उस समय थेम्स नदी अभी से कहीं ज्यादा बिजी रहती थी, वहाँ कुछ ही आने जाने के ब्रिजेस थे, अदरवाइज वहाँ ज्यादातर लोग नाव से ही ट्रेवल करते थे। और उस समय नदी में स्टीम बोट के साथ साथ मर्चेंट शिप भी हुआ करती थी, और वहाँ के लंदन पोर्ट में एक टाइम पर 500 से ज्यादा शिप हैंडल होती थी। उसी दिन विलियम सैलून में काम कर रहा था, जहाँ 15 लोग अंदर थे, लेकिन रात होते ही और भी लोग अंदर आते हैं क्योंकि बाहर में सर्दी थी। और उसी पैसेंजर्स में से एक 14 साल की बच्ची थी जिनके पिता थे रेवरेंड। रेवरेंड ने अपने बेटे और बेटी को लाया था घुमाने, और दोनों ठंड से बचने के लिए सैलून के अंदर आए हुए थे। दूसरा आदमी जेम्स भी आया था अपनी माँ और आंट के साथ, और वहाँ एक हैरी था जो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आया था, जो जस्ट शियरनेस आए थे और अब लंदन वापस लौट रहे थे। और बाहर ठंड थी तो हैरी बाहर ही रुका था, जबकि उनके ब्रदर इन लॉ सैलून में रुके हुए थे। सो मेरे नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले मैं ये सभी को बता दूं कि जहाज के टकराने के बाद एक समय पर बहुत सारी स्टोरी चल रही थी, जो कि मैं सीक्वेंस वाइज में बताऊंगा, लेकिन रियलिटी में सभी साइमल्टेनियसली चल रही थी। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाज किस तरह से टकराती है, तो अब डायरेक्ट एक्सीडेंट के बाद की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। जहाज के टकराने के बाद सैलून के अंदर विलियम को दूसरी बार झटका महसूस होती है, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा वायलेंट थी। और जब वो डेक एरिया पर आता है तो उसे पैसेंजर्स की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। जहाज 2 भागों में स्प्लिट हो चुकी थी और पानी तेजी से अंदर आ रही थी। विलियम वापस सैलून में भागता है और पैसेंजर को डेक पर आने को कहता है, क्योंकि जहाज क्लियरली इसे डूबते हुए दिख रही थी। हैरी विलियम और क्रू मेंबर के पीछे ही था, तो वो सोच रहा था कि इनके पास प्लान होगी, लेकिन असल में इनके पास कोई भी प्लान नहीं थी। केओस में हजारों लोग खुद को बचाने की डिस्परेटली कोशिश कर रहे थे। उन्हें कुछ न कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी कि वो पानी में सरवाइव कर सके। और उसी समय हैरी और विलियम के ऊपर बाइवल कासल क्रू कुछ लकड़ियां और रस्सी फेंकते हैं नीचे। वो सब इनकी पूरी मदद कर रहे थे। प्रिंसेस एलिस के कैप्टन कुछ क्रू मेंबर को लेकर जहाज के पिछले हिस्से में जाते हैं और वहां से कुछ लाइफ बोट्स को नीचे फेंकते हैं। कुछ लोग बाइबल कासल की तरफ से फेंकी हुई रस्सी में लटक रहे थे, कुछ ऊपर चढ़ने में भी सफल होते हैं और कुछ पानी में गिरकर डूब भी जाते हैं। टकराव से कुछ मिनट पहले रेवरेंड ने अपने बेटे को भेजा था अपने बेटी को लाने, क्योंकि इसकी स्टॉप आने वाली थी, और जब तक वो अपने दोनों बच्चों को देख पाता तब तक क्रैश हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है। कुछ समय तक वो किसी तरह बाइबल कासल से लटके हुए रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन आखिर में किसी तरह एक छोटे नाव से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को कभी देख नहीं पाता। और जब ये सब हो रही थी तो हैरी डेक एरिया पर ठंड से कांप रहा था। इसके पास कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए। इसे लोग सिर्फ डूबते हुए दिख रहे थे। फिर कुछ मिनट बाद पानी इसके एंकल को कवर करती है, फिर इसको घुटने को, और फिर वो पूरे पानी के अंदर था। लेकिन पता है, ये पानी सिर्फ ठंड पानी नहीं थी, ये पानी रॉ सीवेज थी, ह्यूमन वेस्ट की एक थिक सूप। जो लोग गर्दन तक डूबे हुए थे वो रियलाइज करते हैं कि वो ह्यूमन वेस्ट की नदी में डूबे हुए थे। सर्वाइवर बाद में प्रेस को बताती है कि पानी की स्मेल और टेस्ट इतनी बुरी थी कि वो बता नहीं सकते, इसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। इसी में एक सर्वाइवर कहते हैं, मैंने पानी में कुछ अजीब चीज नोटिस की। पानी की महक और टेस्ट बहुत ही बुरी थी, और जब मेरे डुबकी लगाने के बाद पानी मेरे मुंह के अंदर आई, और तब मुझे रियलाइज हुई कि इसकी गंदी टेस्ट को मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था। पानी की स्मेल या फिर क्या गटर की स्मेल इतनी बुरी थी कि जब इसकी सैंपल जज के सामने रखी गई तो वो फ्लास्क को प्रॉपर खोलकर देख भी नहीं पा रहे थे। इवन एक केमिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि पानी से तो गंदी स्मेल आ ही रही थी, और दूसरी पानी में बुलबुले थी जैसे कि सोडा, और वहां से काली काली गैसेस निकल रही थी। इसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि लोग इसको जस्ट स्मेल करने के बाद ही बीमार पड़ सकते थे। खैर, हैरी उस गंदे पानी के अंदर था और तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से इसे बाइबल कासल की एक रस्सी लटकी हुई मिल जाती है, और कुछ समय बाद वहाँ एक छोटी नाव आती है और इसे बचा लेती है। अनफॉर्चुनेटली वो इसके बाद अपने ब्रदर इन लॉ को दोबारा नहीं देख पाता। अब तक जहाज ऑलमोस्ट डूबने ही वाली थी, और विलियम एक औरत की मदद कर रहा था जिसे तैरनी नहीं आती थी।
वो उस औरत को अपने कंधे पर उठा लेता है और प्रिंसेस एलिस के डूबने से कुछ ही मोमेंट पहले वो पानी में जंप करता है। और जब तक वो उस औरत को नदी के किनारे लेकर पहुंचने वाला था कि वो औरत स्लिप कर जाती है, क्योंकि उस औरत ने उलन वाले कपड़े पहने थे और हम सबको पता है उलन वाले कपड़े कितनी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती है। और जब तक विलियम डाइव करके पानी के अंदर जाता है